हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक करेंगे कोठारी एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन भी इन शॉर्ट इसको बोला जाता है या फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन भी इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है एंड आपकी सिलेबस में मे बी ये कोठारी कमीशन के नाम से हो, कोठारी एजुकेशन कमीशन के नाम से हो या नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से हो, पर चीज सेम है तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या किसी और सब्जेक्ट के आपको नोट्स खरीदने हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो व्हाट्सएप पे आप उनको कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के, बी एड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड प्लस एम एड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी हर सेमेस्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विच इज नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन 1964-66 ईयर। हमेशा जो भी कमीशन पॉलिसी आप पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंडर तो उनमें हमेशा याद रखें। अब देखिए नेशनल एजुकेशन कमीशन है क्या, तो इसको जाना जाता है कोठारी कमीशन के नाम से, ज्यादा पॉपुलर है ये, नेशनल एजुकेशन के नाम से कम पॉपुलर है और कोठारी कमीशन के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। अब ये एक एडॉक बेस पे कमीशन था। एडॉक बेस आप समझते होंगे, देखिए आप टीचर्स की वैकेंसी निकलती है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है उसको बोला जाता है एडॉक बेस। तो ये भी एक एडॉक बेसिस का कमीशन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था। क्यों सेटअप किया था? टू एग्जामाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। जितने भी एजुकेशन के सेक्टर हैं इंडिया में उनको, उनका एक तरह से बोल सकते हैं, उनको देखने के लिए, उनको एग्जामाइन करने के लिए इस कमीशन का गठबंधन या इस कमीशन को बनाया गया था, फॉर्मुलेट किया था। टू इवॉल्व अ जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। अब देखिए इससे पहले क्या था, 1964-66 से पहले पूरे देश भर में एजुकेशन का एक कॉमन सिस्टम नहीं था। कहीं पे कुछ पढ़ाया जा रहा था, किसी स्टेट में कुछ, किसी कोने में कुछ, तो वहां पे एक प्रॉपर कॉमन नेशनल सिस्टम की हर एक कक्षा या आप फॉर एग्जांपल क्लास 10th है, पूरे नेशन में क्लास 10th का सिलेबस यही होगा, ये एक बोर्ड होगा जो एग्जाम कराएगा। तो वो चीज फॉर्म नहीं थी जो आज के टाइम में है, जैसे हम देखते हैं सीबीएसई है, अदर बोर्ड्स हैं जो कि इस चीज को इंश्योर करते हैं कि नेशन वाइड एक ही पैटर्न रहे, तो उस टाइम पे ये नहीं था। तो इसी के रिगार्डिंग एक जनरल पैटर्न हो एजुकेशन का पूरे देश भर में, साथ में टू एडवाइज गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर दी एजुकेशन इन इंडिया, और साथ में डेवलपमेंट हो हमारी एजुकेशन की भारत में, हमारे देश में, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस और पॉलिसीज इस कमीशन ने दी थी। अब ये कमीशन बना कब? इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 14th जुलाई 1964। सो 64 से 66 के बीच इसका कार्यकाल चला था, इसलिए 64 to 66 बोलते हैं इस कमीशन को, रेफर करते हैं इस ईयर में। पर ये जो आपका देखिए कमीशन है ये प्रॉपरली फॉर्म हुआ था 14th जुलाई 1964 को। डेट अगर आपको याद रहती है तो आप पेपर में लिख दे, वरना आप 1964 खाली ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ये काम किया गया था कोठारी कमीशन का या नेशनल एजुकेशन कमीशन का? तो वो किया गया था दौलत सिंह कोठारी की चेयरमैनशिप के अंडर, और इन्हीं के नाम से, देखिए इनका सरनेम कोठारी था तो इसका नाम कोठारी कमीशन पड़ गया। देन चेयरमैनशिप ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब दौलत सिंह कोठारी कौन थे? वो चेयरमैन थे कहाँ के? वो थे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, जो आप देखते हैं बहुत फेमस है यूजीसी आज के टाइम पे भी। तो उस वक्त में 1964 में देखिए वो इसके चेयरमैन थे, और जो कोठारी कमीशन है उसकी चेयरमैनशिप दौलत सिंह कोठारी ने की थी।
The terms of reference of the commission was to formulate the general principles and guidelines for the development of education. तो इस कमीशन का बेसिक एक प्लान क्या था कि जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि एक जनरल पैटर्न हो एजुकेशन में, साथ में कुछ ऐसी गाइडलाइंस और पॉलिसीज ये कमीशन दे जिसमें हमारे भारत की जो एजुकेशन है वो विकास कर सके, उसकी डेवलपमेंट हो सके। And the guidelines for the development of education for primary level to highest level, तो जो एजुकेशन में डेवलपमेंट हो वो सारी तरह की एजुकेशन, एक प्राइमरी लेवल से जो एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है हाईएस्ट लेवल तक एजुकेशन जो है, तो सभी की डेवलपमेंट के विषय में ये काम करे। एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ए स्टैंडर्डाइज नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब स्टैंडर्डाइज एक ही एजुकेशन का कॉमन पैटर्न हो पूरे वर्ल्ड, नॉट वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड बेसिकली, तो वो इसने रेकमेंड किया था। However, the medical and legal studies were excluded from the purview of this commission. तो इस कमीशन में मेडिकल और लीगल स्टडीज मतलब लॉ वगैरह और जो मेडिकल के कोर्सेज होते हैं उनकी जो डिग्रीज वगैरह होती है तो उस पे उसको छोड़ दिया गया था, इस कमीशन ने उनको नहीं देखा था। The tendency of the commission was from 1964 to 66। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि कार्यकाल जो इस कमीशन का रहा वो 1964 से 66 तक रहा। And the report was submitted on the by the commission on 29th June 1966। तो इस डेट को अब देखिए 14 जुलाई 1964 को ये फॉर्म हुई थी जो कमेटी थी, ये कमीशन था। देन 29 जून 1966 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी गवर्नमेंट को। अब देखिए कोई भी कमीशन होता है तो उसकी हमेशा आपको जरूरत है कि आप उसके बारे में ये जाने कि उसने रिकमेंडेशंस क्या दी थी। तो क्वेश्चन भी हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है जनरली एग्जाम में कि कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी या क्या करिकुलम की रिकमेंडेशंस दी थी, तो वो आपको लिखना जरूरी है। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो भी लिखें, क्योंकि हर एक कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस देता है और उसी के लिए वो फेमस होता है। तो पहले जनरली हम डिस्क्राइब करेंगे कमीशन को, देन उसके रिकमेंडेशंस लिखेंगे। So first is here research in curriculum। अब यहाँ पे इसमें बात की गई कि जो करिकुलम है उसको अपग्रेड किया जाए, साथ में करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन उसका ध्यान रखे, वो यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स जो है वो करिकुलम के डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो ये बात इसमें कही गई थी, रिसर्च करे बेसिकली करिकुलम में, अपग्रेड किया जाए उसको, और यूनिवर्सिटीज और स्टेट बोर्ड्स एक ध्यान रखें करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए या उसके लिए एक रिसर्च करें बेसिकली। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एडवांस्ड करिकुला। अब देखिए यहाँ पे जितना एक सफिशिएंट मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो जितना एक हेडिंग में मैंने आपको यहाँ पे सेलेक्टिव लिख कर दिया है, टू द पॉइंट लिखा है, तो आपको लंबी लंबी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट एक या दो लाइन में एक्सप्लेन करें और खत्म करें उस पॉइंट को। फालतू की कहानियां लिखने से बिल्कुल बचें, जो कि बहुत बोरिंग हो जाता है, जो चेक कर रहा है उसके लिए भी और आपके लिए भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो टू द पॉइंट आंसर हमेशा लिखें। सो सेकेंड पॉइंट पे थे हम, प्रिपरेशन ऑफ एडवांस्ड करिकुला। By the Commission's suggestion, State Board of Education should prepare advanced curricula in all subjects and introduce them in a phased manner in schools which fulfill certain staff conditions and provide facilities। तो यहाँ पे बात की गई कि एक एडवांस्ड करिकुलम हो जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाई जाए, मतलब एक फेज्ड मैनर हो, एक लेवल जो होता है एडवांस करिकुलम में क्या आएगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाए, प्लस डिफिकल्टी लेवल कैसा हो, इजी टू डिफिकल्ट हो, मतलब शुरू आप इजी से कर रहे हैं, धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वही सब बात इसमें की गई कि, और स्टेट बोर्ड, देखिए हर चीज स्टेट पे छोड़ देना प्रॉपरली गलत होता है, लेकिन स्टेट को बताना कि आपको किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम बनाना है, किस तरह के एजुकेशन सिस्टम के लिए काम करना है, तो वो रिकमेंडेशंस यहाँ पे स्टेट को
कोठारी एजुकेशन कमीशन ने प्रोवाइड कराई हैं। तो आप देख रहे होंगे हर एक में स्टेट का जिक्र जरूर हो रहा है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड का। तो वैसा ही यहाँ पर है, स्टेट यहाँ पे बिल्कुल मेंशन्ड है, स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन शुड प्रिपेयर एडवांस्ड करिकुला। और यहाँ पे मेंशन था कि करिकुलम डेवलपमेंट पे काम कौन करे, स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स करे। तो स्टेट एजुकेशन बोर्ड को एक आप बोल सकते हैं वो एक मेजर रोल है जो अपने स्टेट में ध्यान रख सकते हैं कि कैसा एजुकेशन पैटर्न होना चाहिए, पर वो पैटर्न प्रोवाइड कराए एक कॉमन बॉडी। तो ये बेसिकली रिकमेंडेशन थी कोठारी एजुकेशन कमीशन की। सो आगे थर्ड पॉइंट है एम्फेसाइज ऑन साइंस एजुकेशन। देखिए टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी तेजी से आज के समय में भी ग्रो कर रहा है, और आज के समय में ही नहीं, ये हमेशा से ग्रो करता आया है। तो इसलिए आने वाली जनरेशन को साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोठारी एजुकेशन ने ये बात समझी और साइंस एजुकेशन पर बल देने की बात की गई। There is a great emphasis on science education. According to Commission report, science and mathematics should be compulsory in the first 10 years of schooling. देखिए आज के समय में आप जो 10वीं तक साइंस और मैथ्स पढ़ते ही पढ़ते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो वो आया कहाँ से? वो रिकमेंडेशन सबसे पहले कोठारी कमीशन के द्वारा दी गई कि पहले 10 साल जो स्कूलिंग के हैं उसमें मैथ्स और साइंस को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए। टीचिंग ऑफ साइंस इज लिंक्ड विद टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरियाज। तो देखिए साइंस के साथ मैं बार बार बोल रही हूँ टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही कि साइंस के साथ टेक्नोलॉजी को लिंक किया जाए अर्बन एरियाज में एंड विद एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज, क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चर में ही मतलब ये लगा लीजिए उस टाइम की बात करें तो 70% लोग एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड थे। तो इसलिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा जाए ताकि और से और उत्पादन देखने को मिले और अच्छा एग्रीकल्चर कंट्री का हो सके। तो ये बात इसमें की गई। नेक्स्ट इज इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ सोशल स्टडीज। अब यहाँ पे बात की गई कि सोशल स्टडीज का होना बहुत इम्पोर्टेंट है करिकुलम में। इफेक्टिव प्रोग्राम होना बेसिकली सोशल स्टडीज में, उससे क्या होगा? देखिए जब सामाजिक अध्ययन बच्चे करेंगे, सामाजिक शास्त्र पढ़ेंगे, तो उससे बच्चे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे और उसी से गुड सिटीजनशिप और इमोशनल इंटीग्रेशन आने वाली जनरेशन में, आने वाली पीढ़ी में लाया जा सकता है। तो इस चीज़ पे इस पे बात की गई कि इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ सोशल स्टडीज़ स्कूल्स में डेफिनेटली हो और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इसके बारे में चर्चा की गई थी। देन स्पेशल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस के लिए एक स्पेशल प्लान हो। अब वो कैसा स्पेशल प्लान हो? कमीशन हैज मॉडिफाइड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के लिए कोठारी कमीशन बहुत फेमस है, तो इसको याद रखें। अभी आगे आप करिकुलम में कैसे इन्होंने 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया था और चीज़ें दी थी वो भी हम आगे देखेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट इस वाले पॉइंट को बिल्कुल इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। सो इस कमीशन ने मॉडिफाई करी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया एंड सजेस्ट दैट 3 लैंग्वेजेस मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश शुड बी स्टडीड फ्रॉम क्लास 8th बट नॉट ऑन द कंपल्सरी बेसिस। तो जैसा कि आपको 6th क्लास में होते ही एक लैंग्वेज देखने को मिलती है एक्स्ट्रा, इंग्लिश और हिंदी के साथ आप एक और लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर देते हैं जो ऑप्शनल होती है। मतलब आपको 4-5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से या 2-3 ऑप्शंस जिस भी पर्टिकुलरली आप स्कूल में है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस हर स्कूल आपको देता है और उनके बेसिस पे आपको एक लैंग्वेज चुननी होती है कि आप कौन सी पढ़ना चाहते हैं। तो वो चीज़ आई कहाँ से जो आज भी रन कर रही है? तो वो रिकमेंडेशन थी कोठारी एजुकेशन कमीशन या फिर जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। देखिए एक अच्छी कंट्री की पहचान क्या है? जब वहाँ के नागरिकों में मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज होंगी। सो ये भी इनकलकेट करना एजुकेशन में ही। देखिए
बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो वो एक बेस्ट टाइम है उनके अंदर मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज डालना। तो करिकुलम और एजुकेशन का पैटर्न ही कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये वैल्यूज उनमें डाली जा सके। तो इस बारे में भी इस कमीशन में बात की गई, रिकमेंडेशंस दी गई इस कमीशन के द्वारा कि द कमीशन ऑल्सो सजेस्ट दैट organized attempts should be made for imparting moral education। तो मॉरल एजुकेशन बच्चों को दी जाए and inculcation spiritual values in school through direct and indirect method with the help of ethical teaching of great religions। तो religions की पढ़ाई के थ्रू, religions की teachings के थ्रू बच्चों के अंदर directly या indirectly spiritual values भी inculcate की जाए। और जो मॉरल एजुकेशन है वो तो बिल्कुल बच्चों को एक प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाए। तो इस बारे में बात की गई थी। यस, नेक्स्ट इज द न्यू करिकुलम एंड बेसिक एजुकेशन। देखिए बेसिक एजुकेशन का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने जो गांधी जी के द्वारा दिया गया है, वर्धा स्कीम के नाम से भी आप जानते होंगे, तो उसके बारे में अलग से एक क्लास बना दी जाएगी, एक वीडियो आ जाएगी, तो आप वहां पे उसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे कि रिकमेंडेशंस जो कोठारी कमीशन ने दी थी द न्यू करिकुलम या बेसिक एजुकेशन के बारे में। द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। देखिए बेसिक एजुकेशन में हमेशा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की बात की जाती है कि बच्चे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीखे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कार्य सीखे व्यवसाय से रिलेटेड कि अगर एक बच्चा स्कूल से पास आउट होता है या जितनी बेसिक एजुकेशन उसको लेनी है जो कि 14 ईयर्स तक कंपलसरी है और फ्री है, तो उस एजुकेशन के बाद उसमें इतना बच्चे को सिखा दिया जाए कि उसके बाद अगर वो कोई व्यवसाय चुनना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो वो एक काम में सक्षम हो और उससे अपनी जिंदगी बिता सके, एटलीस्ट कि उससे पैसे कमा सके। तो इस बारे में बेसिक एजुकेशन में या जो न्यू करिकुलम है इसमें रिकमेंडेशंस दी थी इस पॉइंट में कोठारी कमीशन ने। कोरिलेशन ऑफ करिकुलम विद प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड द एनवायरनमेंट एंड कॉन्टैक्ट विद लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी का कॉन्टैक्ट क्यों? क्योंकि देखिए लोकली जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं जैसे कारपेंटर हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, तो लोकल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो बच्चे देखेंगे और वहां से उनकी इम्पोर्टेंस या बहुत कुछ उनको देखने को मिलेगा, जिससे गाइडेंस इन शेपिंग द एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल्स, जो कि बच्चों को गाइड करेगा और एजुकेशन सिस्टम को एक शेप देगा हर एक लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल की, एलिमेंट्री स्कूल की, सेकेंडरी स्कूल की या हायर एजुकेशन की बात की जाए। सोशल सर्विस प्रोग्राम, अब यहाँ पे सोशल सर्विस प्रोग्राम की कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन हो एजुकेशन में हर एक लेवल पर स्कूल के, तो उस बारे में भी रिकमेंडेशंस दी गई। नेक्स्ट इज एम्फेसाइज ऑन मैथमेटिक्स, तो ये हमने पॉइंट साइंस के साथ ही कर लिया है, तो आप इसको अलग से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स पे भी बल दिया गया कि मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो, बच्चे उसको 10 ईयर्स तक स्कूलिंग के अपने शुरू के 10 साल तो कंपलसरी पढ़े ही पढ़े, उनके पास चॉइस ना हो, एक कंपलसरी सब्जेक्ट इसको बना दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन भी कोठारी कमीशन ने बिल्कुल दी। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको सारी रिकमेंडेशन लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो मिनिमम आपको 6 तो लिखनी है, मैक्सिमम आप 8-9 लिख सकते हैं। सो मेक श्योर मिनिमम आप 6 तो बिल्कुल लर्न करें। सो अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि करिकुलम रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन ने क्या दी थी, तो वो बताइए। तो अब वो पर हम पढ़ेंगे कि करिकुलम रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन ने क्या दी है। अगर क्वेश्चन जनरली आता है 4 मार्क्स में कि कोठारी कमीशन क्या है, तो देखिए आप कोठारी कमीशन के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, देन उसके रिकमेंडेशंस लिख दीजिए 6, और वहां पे उससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वही क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है कि कोठारी कमीशन क्या है बताइए, तो आपको रिकमेंडेशंस भी लिखनी पड़े, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन रिकमेंडेशन एंड देन करिकुलम रिकमेंडेशंस। तो इस हिसाब से आपका लाइंड अप रहेगा आंसर। तो इतना मटेरियल आपको लिखना पड़ेगा 16 मार्क्स में डेफिनेटली। सो अब करते हैं करिकुलम रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन के द्वारा जो दी गई।
In view of curriculum, believe that the broad areas of curricular studies for the secondary stage can be studied under two categories. कि अब जो शिक्षा है बेसिकली उसको हम दो हिस्सों में स्कूल एजुकेशन को डिवाइड कर दिया गया इस कोठारी कमीशन के द्वारा, और तब जाके करिकुलम की रिकमेंडेशंस दी गई। अब दो कौन से लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एट लोअर सेकेंडरी लेवल और एक हायर सेकेंडरी लेवल। लोअर सेकेंडरी लेवल आपका 8th to 10th एंड देन हायर सेकेंडरी लेवल 11th एंड 12th। आगे देख लेते हैं एक बार दिस वन। तो ये इस हिसाब से कर दिया गया। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एट लोअर सेकेंडरी लेवल क्या बात की गई। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मेन थिंग थी, मेन रिकमेंडेशन जिसके नाम से जिसके लिए कोठारी कमीशन को जाना जाता है। तो ये चीज बिल्कुल याद रखें। तो लोअर सेकेंडरी स्टेज पर करिकुलम कैसा हो वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस हो। अब वो कौन कौन सी? इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे साउथ के आप स्टेट्स ले लीजिए, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, एटसेट्रा। तो वहां पे द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, तो देखिए वहां पे हिंदी की जगह मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाए। साथ में हिंदी हायर और लोअर लेवल पर पढ़ाई जाए, मतलब 8वीं से या 6th से बेसिकली आप इंट्रोड्यूस कर दें हिंदी लैंग्वेज को, और इंग्लिश लैंग्वेज भी साथ साथ पढ़ाते रहें, हायर या फिर लोअर लेवल में वो भी आ जाए। तो ये बात इसमें की गई थी। तो लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेजेस डाल दी गई थी करिकुलम में। अब जिनके पास देखिए ऑलरेडी हिंदी है तो वो हिंदी दोबारा क्यों पढ़ेंगे, तो वहां पे उनको कोई क्लासिकल लैंग्वेज पढ़े, या क्लासिकल लैंग्वेज नहीं, आगे देखिए इसी के बारे में है कि इन हिंदी स्पीकिंग एरिया जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो वो रीजनल लैंग्वेज की जगह क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मदर टंग तो नहीं होगी तो वो पढ़ेंगे अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, या तो वो फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है या कोई भी लैंग्वेज इंडिया की अगर वो पढ़ना चाहें, या क्लासिकल लैंग्वेज लाइक संस्कृत वो पढ़ सकते हैं। तो आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, संस्कृत लैंग्वेज ऑप्शन में हमेशा हर स्कूल में मिलती है। इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच एंड आजकल तो बहुत सारी लैंग्वेज है जो चाइनीज है, जापानीज है, जो कि बढ़ती जा रही है, स्कूलों में वैरायटी देखने को मिलती जा रही है। तो ये चीज आई कहाँ से? ये रिकमेंडेशन दी थी कोठारी कमीशन ने और ये रिकमेंडेशन मानी गई, फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ये डाली गई और आज तक चलती आ रही है। साथ में बात की गई, अब ये लैंग्वेजेस की बात हो गई, देन मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट हो, साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट हो, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस तीनों एक साथ मतलब इनको डाल दिया गया कि ये तीनों पढ़ने ही पढ़ने हैं। देन आर्ट हो, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस से आपके सब्जेक्ट्स हो, जिसमें आप वर्क एक्सपीरियंस आ गया, वोकेशनल कोई वोकेशन सीखते हैं आप, लाइक कारपेंटरी हो गया या पॉटरी हो गया या और भी क्राफ्ट की चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। तो मतलब वर्क से रिलेटेड आपको चीजें सिखाई जाती है, लड़कियों को कढ़ाई बुनाई, कुकिंग, ये सब एक्टिविटीज वर्क एक्सपीरियंस में डाली जाती हैं। देन सोशल सर्विसेज, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, सामाजिक कार्यों में बच्चे उनको भी समझे, बिकॉज देखिए हमारी एक मॉरल वैल्यू क्या कहती है कि देश में गरीबी है वो तभी मिट सकती है जब हम एक हेल्पफुल नेचर बनेंगे, कि मिल बांट कर खाएंगे और समाज सेवा करेंगे, तो तभी ये चीज हट सकती है, जो गरीब और अमीरी में एक फर्क आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं सोशल सर्विस का जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्यों डालने का प्रयास किया गया है इस कमीशन के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा ये एक पॉइंट है सोशल सर्विस जो इन्होंने डाला। देन हायर सेकेंडरी स्टेज पर अब करिकुलम कैसा हो, तो एनी 2 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और एनी क्लासिकल लैंग्वेज, तो 2 लैंग्वेजेस हो, एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, और इनसे कोई भी 3 सब्जेक्ट्स बच्चा चूज करे।
तो आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट एंड सोशियोलॉजी। तो इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स चूज कर पाए। साथ में वर्क एक्सपीरियंस और सोशल सर्विस डेफिनेटली हो, फिजिकल एजुकेशन हो जिससे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, देन आर्ट और क्राफ्ट हो, देन एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज हो। तो ये करिकुलम सेट किया गया हायर सेकेंडरी स्टेज के लिए, एंड लोअर सेकेंडरी स्टेज के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको ऐसे ही लर्न करना है और ऐसे ही पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप चाहते हैं और इनोवेटिव करना तो एक टेबल बना सकते हैं इसके लिए, बट आई डोंट थिंक इतना टाइम एग्जाम में आपको मिलेगा, बिकॉज बाकी क्वेश्चंस भी आपको अटेंड करने हैं। तो टेबल वगैरह की जहां नीड हो वहीं बनाए, वरना टेबल बनाने का कौन स्केल और पेंसिल लेके बैठेगा आप, तो उसमें उस झंझट में ना पड़े, सिंपली लिखे। एंड ये था देखिए प्रॉपर टॉपिक आपका कोठारी एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन का कैसे एग्जाम में आपको अटेंड करना है, मैंने वो भी आपको बता दिया है। सो मेक श्योर इस तरीके से आप अटेंड करें एंड डेफिनेटली 12+ मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इसी तरीके से हेडिंग्स को बोल्ड करते हैं, हेडिंग्स को अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, प्लस बीच में जो पॉइंट्स हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको देख रहे होंगे आप, कुछ कुछ बोल्ड हो रखा है बीच में। तो इस तरीके से जो आपके मेन वर्ड्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, आप उनको हाईलाइट करते हैं तो डेफिनेटली एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है आपकी। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है, एंड ट्रस्ट में कुछ अंडरलाइन नहीं करते हैं आप, आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल पैराग्राफ को नहीं माना जाएगा जब तक आप पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, अच्छे से हाईलाइट नहीं करते हैं। तो वहां पे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम है आपको। और इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग करते हैं, अगर स्पेस की प्रॉब्लम हो शीट्स की वजह से तो वो बिल्कुल ना करें, अदरवाइज पॉइंट्स में जरूर लिखें और जो मेन वर्ड्स हैं आपके उनको हाईलाइट करते हैं और इस तरीके से आप अपनी हेडिंग लिखते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं प्रॉपरली, तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन है और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं या फिर ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.